स्वागत है आप सभी को मेरे इस सॉल्यूशन चैप्टर के, जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 150 प्रश्न, 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे अब सॉल्यूशन चैप्टर के, उसी सीरीज के वीडियो नंबर 2 में हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है इस सीरीज का। तो अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टिक करना है, कैसे बेहतर बनाना है, इस बात को हम भली भांति उसमें समझाना स्टार्ट कर दिए हैं। इस वीडियो में भी समझाएंगे, तो पहले इसको आप लोग गौर से देख लीजिए और उसके बाद फिर आप लोग उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह आपके परीक्षा से संबंधित है, यह आपसे संबंधित है। तो आप लोग इसे गौर से देखिए और हो सके तो एक शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा, हमारा भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 10 प्रश्न हल किए थे, तो आज हम लोग 11वें प्रश्न से हल करेंगे और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग 10 ही प्रश्न हल करेंगे। 10-10 करके इसी तरह हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए पढ़िए आप लोग 11वें नंबर प्रश्न को, गौर से उत्तर देने का प्रयास हम दोनों लोग करेंगे। क्वेश्चन है कि किसी विलय अवयव के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में परिभाषित करता है मोललता को, कि मोलरता को, कि मूलंश को, कि द्रव्यमान को। क्या समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन से? देखिए थोड़ा अजीब क्वालिटी से लिखा है इस प्रश्न को, लेकिन गौर से आप लोग पढ़िए थोड़ा ध्यान देकर। विलय अवयव की मोलों की संख्या और बटा के नीचे रखा है विलायक का द्रव्यमान, मतलब विलय के मोलों की संख्या को बटा के ऊपर लिखा है और विलायक का द्रव्यमान केजी में बटा के नीचे लिखा है। और पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन डिफाइन करेगा इस बात को। भैया मोललता कौन डिफाइन करेगा? मोललता, क्योंकि आप लोग याद किए हैं मोललता के बारे में कि किसी बिलियन के प्रत्येक 1000 ग्राम या 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही मोललता के नाम से जानी जाती है। और मोललता बराबर होता है भैया हमारा विलय के मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान। अगर केजी में लिख रहे हैं तो केजी लिख दीजिए, अगर ग्राम में लिख रहे हैं भैया हमारा तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम लिखकर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो यहां पर हिसाब किताब भैया केजी में है, इसलिए उत्तर क्या होगा हमारा? मोललता हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। अब कितने बच्चे इस प्रश्न को पढ़ते इस उत्तर को टिक करेंगे? गलत तो हो जाएगा भैया, आगे भी तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। आगे क्या कह रहा है, यही आत्मविश्वास आपको ले डूबेगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं है, एकदम थोड़ा सा भी याद दिखा और तो याद करके बैठे हैं एकदम यही होगा ही होगा। मारो इसको, पूरा क्वेश्चन ना पढ़ेंगे ना पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे इस विश्वास के साथ कि एकदम सही होगा, लेकिन भैया हो जाता है गलती। तो कभी कभी भैया जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ले डूबता है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में भैया अंतर जानते हैं क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि यह काम केवल हम ही कर सकते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। और कॉन्फिडेंस क्या हुआ? हां ये कर सकते हैं, ठीक है ना, हम ही केवल कर सकते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस हुआ कि हां कर सकते हैं हम, ये भैया कॉन्फिडेंस हुआ। इन दोनों बातों को आप लोग पकड़िएगा, ध्यान से समझिएगा, पता चल जाएगा आपको। आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा V बराबर 0। भैया ये तीनों कंडीशन राउल्ट नियम के लिए सही है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, मतलब ऑल। देखिए ना भैया, राउल्ट आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट नियम का तो पालन करता ही करता है। डेल्टा H भैया इंथैल्पी परिवर्तन भी 0 होता है, आयतन परिवर्तन भी 0 होता है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 0। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल।
अगला है कि निम्न में से कौन आदर्श विलयन का लक्षण है? कौन आदर्श विलयन का लक्षण है? राउल्ट नियम का पालन करते हैं, राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। भैया राउल्ट नियम का पालन करते हैं। राउल्ट नियम का पालन करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। आदर्श विलयन वही होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है और इंथैल्पी परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन जीरो, आयतन परिवर्तन जीरो होता है, आदर्श विलयन के नाम से जाना जाता है। तो भैया इन तीनों में से एक लक्षण तो दिया है, राउल्ट नियम का पालन करता है। ऑप्शन सी तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो ऑप्शन नंबर ए तो भैया सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया, तो ऑप्शन सी होगा नहीं। नन ऑफ दीज की तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में, द्रव भैया विलायक है, विलायक के नाम पर क्या है? द्रव है कोई, एक निश्चित मात्रा है पानी का, घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है ताप पर, विलय की प्रकृति पर, दाब पर, विलायक के प्रकृति पर। भैया ये जो क्वेश्चन है विलयता से संबंधित है। और कौन सा विलयता है? तो द्रव विलायक के अंदर ठोस विलय की विलयता। टॉपिक डालकर हम लोग पढ़े होंगे कि विलायक द्रव हो और उसमें ठोस विलय को घुलाना है, कौन कौन सी कारक प्रभावित कर सकता है? तो भैया सबसे पहले ये सोचिए ना, विलयता शब्द को 3-4 लोग डिस्टर्ब करते हैं। पहला तो भैया तापमान डिस्टर्ब करता है, दूसरा विलय विलायक की प्रकृति डिस्टर्ब करती है, तीसरा भैया हमारा प्रेशर डिस्टर्ब करता है, सॉल्युबिलिटी को डिस्टर्ब करने वाले कारक बोले। और यह क्वेश्चन भी सॉल्युबिलिटी से संबंधित है, लेकिन यह किसी विशेष प्रकार के सॉल्युबिलिटी से संबंधित है। विशेष प्रकार का नाम है भैया हमारा द्रव विलायक के अंदर ठोस विलय की विलयता। ठीक है ना? तो जब विलायक द्रव हो और विलय ठोस हो तो भैया एक कारक जो है जो प्रभावित नहीं करता है और वह कारक है भैया दाब। तो इसका सही उत्तर होगा भैया हमारा दाब। कैसे कि ताप पर तो भैया हमारा निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है, सॉल्युबिलिटी दाब पर निर्भर करता है। लेकिन भैया यहां विलायक द्रव विलायक के अंदर ठोस विलय है, इसलिए दाब पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि जो ठोस होते हैं असंपिंड होते हैं भैया, इस पर दाब का कोई उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है भैया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कौन अणुसंघ के गुण धर्म नहीं है? कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है? डेल्टा टीएफ भैया ये तो है, हिमांक का अवनमन एक प्रकार के अणुसंघ के गुण धर्म है, परासरण दाब भैया यह भी एक प्रकार का अणुसंघ के गुण धर्म है। ठीक है, यह भी एक प्रकार का अणुसंघ के गुण धर्म ही है भैया। ये जो केबी आप देख रहे हैं ये एक प्रकार के कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक है, इसलिए यह एक प्रकार के भैया हमारा अणुसंघ के गुण धर्म नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन अणुसंघ के गुण धर्म नहीं है? कौन अणुसंघ के गुण धर्म नहीं है? मतलब 4 में से भैया 3 अणुसंघ के गुण धर्म होंगे, एक नहीं होगा, उसे ही पहचानना है कि कौन नहीं है। भैया हिमांक का अवनमन एक अणुसंघ के गुण धर्म होता है, हमें नहीं वाला चुनना है। क्वथनांक का उन्नयन अणुसंघ के गुण धर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाशीय क्रियाशीलता, हाँ यही भैया अणुसंघ के गुण धर्म नहीं होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वास्तव का अपेक्षिक अवनमन तो एक अणुसंघ के गुण धर्म है ही। अगले पर चलिए कि निम्नलिखित में से कौन किसी विलयन का अणुसंघ के गुण धर्म, मतलब इन चारों में से 3 जो होगा अणुसंघ के गुण धर्म नहीं होगा और एक होगा, उसी को पहचानना है कि वो कौन है। भैया ऑप्शन नंबर ए परासरण दाब, हाँ यही है भैया अणुसंघ के गुण धर्म होता है एक प्रकार के परासरण दाब। पृष्ठ तनाव गलत बात, ये परासरण दाब नहीं होता है। चलकता ये भी परासरण दाब नहीं होता है। हाफ लाइफ ये भी परासरण दाब का अणुसंघ के गुण धर्म नहीं होता है।
मतलब ऑप्शन ए होगा परासरण दाब। विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म होता है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे होते हैं जो निर्भर करते हैं, मतलब किसी विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? कणों के आकार पर, विलायक के प्रकृति पर, केवल कण की संख्या पर। ऑप्शन तीन ही गो ऑप्शन यहां पर है। कण के आकार पर निर्भर करता है कि विलायक के प्रकृति पर निर्भर करता है कि भैया केवल कण की संख्या पर निर्भर करता है। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि अनुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं विलय पदार्थ के, वे नेचर पर कभी भी निर्भर नहीं करते, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब रहता है अनुसंख्य गुणधर्म को। ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म ज्यादा रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म कम रहेंगे, मतलब कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? 4 गो सॉल्यूशन दिया है यहां पर, चारों में से किसका क्वथनांक अधिक होगा? NaOH का, Na2SO4 का, NH4NO3 का, KNO3 का। भैया ऐसे क्वेश्चन तो पूछवे मत करिए, हमेशा पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा। जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को? बस देख लेना है कि चारों सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन में कण की संख्या ज्यादा है। देखिए यहां पर अधिकतम पूछ रहा है ना, तो किसके पास कण की संख्या ज्यादा है, ज्यादा वाला ढूंढेंगे। कम पूछेगा तो कम वाले भैया, कम आयन वाले सॉल्यूशंस को खोजेंगे। तो यहां पर अधिकतम है, तो किसमें, किस सॉल्यूशन में कणों की संख्या, मतलब आयनों की संख्या ज्यादा होगा? तो यहां पर तो 2 आयन होंगे, एक Na प्लस OH माइनस, यहां पर 2 Na 1 SO4, मतलब 3 आयन होंगे टोटल। यहां पर भैया 2 आयन होंगे, यहां पर भी भैया 2 आयन होंगे, मतलब Na2SO4 में आयनों की संख्या ज्यादा है, क्वथनांक भी ज्यादा होगा। 20 नंबर प्रश्न पर अनुसंख्य गुणधर्म तब परीक्षित होते हैं, मतलब अनुसंख्य गुणधर्म को तब कैलकुलेट किया जाता है जब किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोला जाता है। यह बात तो सही है भैया, ठीक है ना, कि अवाष्पशील ठोस को, देखिए ना अनुसंख्य गुणधर्म किस प्रकार के विलयनों का गुणधर्म होता है। तो भैया एक पदार्थ जो होना चाहिए अउड़नशील होना चाहिए, और दूसरा पदार्थ उड़नशील, मतलब विलायक जो होना चाहिए द्रव होना चाहिए, और विलय पदार्थ जो होना चाहिए अउड़नशील होना, मतलब अवाष्पशील होना। विलय पदार्थ अवाष्पशील होना, बस यही याद करिए कि विलय पदार्थ अवाष्पशील होना चाहिए और विलायक द्रव होना चाहिए। अनुसंख्य गुणधर्म वैसे विलयनों के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ना भैया, अवाष्पशील ठोस मतलब अउड़नशील विलय है और विलायक द्रव है, ये तो भैया हमारा इस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है। भैया विलय पदार्थ फिर अवाष्पशील हो गया, मतलब अउड़नशील हो गया, भले ही द्रव है तो क्या, लेकिन आगे भैया अवाष्पशील लगा दिया। मतलब इस विलयन के लिए भी अनुसंख्य गुणधर्म कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको याद करना पड़ेगा, इस बात को याद क्या करना पड़ेगा कि अनुसंख्य गुणधर्म ऐसे विलयनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है जिसमें एक पदार्थ जो होता है अउड़नशील होता है, और वो कौन, विलय पदार्थ। विलय पदार्थ अउड़नशील या अवाष्पशील होना चाहिए। तो जिस जिस विलयन में विलय पदार्थ अउड़नशील होंगे उस विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, बातों को समझ गए होंगे भैया। तो किसी अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, यह तो सही होगा। और दूसरा क्या है, किसी अवाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है, यह बात भी सही है। मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी पर चलिए, किसी गैस को अवाष्पशील द्रव में घोला जाता है। भैया गैस तो उड़नशील होते हैं, गैस उड़नशील होता है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। एक वाष्पशील द्रव को
ऑप्शन नंबर डी कहां पर है भैया? एक वाष्पशील द्रव को एक अन्य वाष्पशील द्रव में घोला जाता है। भैया अनुसंग के गुणधर्म के लिए एक अवाष्पशील होना चाहिए, और वो कौन होना चाहिए? विलय पदार्थ होना चाहिए। यहां पर देखिए ना भैया, विलय पदार्थ वाष्पशील द्रव है और विलायक भी वाष्पशील द्रव है, मतलब इसके लिए भी अनुसंग के गुणधर्म कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन टिक करिए, ओनली एक ना, 1 और 4 दोनों ना, 2 और 3 ना, 1 और 2 दोनों, मतलब पहला ऑप्शन भी सही और दूसरा ऑप्शन भी। उम्मीद करते हैं कि बातों को समझ गए होंगे आप लोग, और पूरे क्वेश्चन को आप लोग बेहतर ढंग से देखे होंगे और जवाब भी बेहतर ढंग से दिए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप भी इंतजार करिएगा, हम भी इंतजार करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।